नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का लेट नाइट रिजल्ट सामने आया मार्च 21 क्वार्टर का। आपको अगर मेरा प्रीवियस वीडियो ध्यान हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग किसी भी तरह की अफवाहों से बचिए। सो कॉल्ड आत्मज्ञानी या कुछ इंटेलिजेंट लोग जबरदस्ती की स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या एजेंडा है इसके पीछे, बट कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि ये बैंक जो है ये आपको रिजल्ट इसके इतने बुरे आने वाले हैं और उसके बाद ये आपको 20 रुपए 30 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। और जब इस शेयर ने एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद इस शेयर के अंदर 55 रुपए 80 पैसे के ऊपर ये 9 अप्रैल को दिखाई दे रहा है, वहां से इसने 50 रुपए 55 पैसे के ऊपर तक ये गिरा था, 5 रुपए के आसपास। तो उस समय ये आप लोगों के साथ अफवाहें शेयर की गई थी कि ये शेयर जो है ये अब गिरता ही जाएगा और ये अब 20-30 रुपए पर आता हुआ दिखाई देगा। और वहां से इस शेयर ने आपको 12% से ऊपर की जंप दिखा दी है एक महीने में। ऐसा ही मैंने आप लोगों से कुछ कहा था कि ये स्पेकुलेशन करना कि बैंक को कुछ पता ही नहीं है और आने वाले टाइम में जो बैंक है वो सारे ही बैंक फ्रॉड करने पे तुले हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है और बैंक में जो है वो भयंकर आग लगने वाली है और इंडियन इकोनॉमी डूबने वाली है और सब कुछ, मतलब जितना नेगेटिव बोला जा सकता है वो सारा कुछ आपने सुना है। अब मैं आप लोगों को बात बताता हूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे आए हैं। वो अभी हम लोग आगे बढ़ के बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं कि वो कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बट डेफिनेटली आप लोगों को से दो रिक्वेस्ट है। एक, किसी की भी बात सुनकर आप लोग कोई बल्क बाइंग ना करें। ये मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बार बार ये बात शेयर करता हूँ। और कभी भी कोई अफवाह सुनकर पैनिक में सेल भी ना करें। अगर आप लोग किसी बैंक में किसी कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुअल पोजीशन बनाएं। जैसे जैसे आप लोगों को चीजें अच्छी लगती जाए वैसे वैसे अपनी पोजीशन बढ़ाते जाएं। 100 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, सबकी बातें भी सुने, बट अपने संयम अपने विवेक से फैसला लेना सीखें। किसी भी जगह पर कोई बल्क बाइंग या पैनिक सेलिंग जो है उससे बचने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो उसके आगे अब हम रिजल्ट को देख लेते हैं। अफवाह फैलाने के बाद ये शेयर 12% के आसपास जंप दिखा चुका है। आगे बढ़कर अब हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। अब हम आ गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट है उसमें इंटरेस्ट इनकम जब हम देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम में 3 या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अदर इनकम के साथ साथ इंटरेस्ट जो इन्होंने लोन्स दिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, आरबीआई के साथ जो पैसा ये रखते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पोर्शन होता है। और उन सभी को मिलाकर जो ओवरऑल टोटल इनकम नजर आ रही है वो यहाँ पर लैक्स में है। तो मैं आपको 2 पॉइंट उसमें से कम कर कर करोड़ में मैंने आप लोगों को फिगर बताना स्टार्ट करता हूँ। 457 करोड़ यहाँ पर मार्च 2020 में था, जो कि अब 483 करोड़ है और लास्ट दिसंबर में ये 486 करोड़ था। तो लास्ट क्वार्टर से 3 करोड़ जो है इनकम कम हुई है। और मार्च 2020 से देखेंगे तो 457 करोड़ के कंपैरिजन में 483 करोड़। तो यही सारी अफवाहें आपको बंद होती हुई दिखाई देती है, जिन अफवाहों के बेस पर ये कहा जा रहा था कि ये बैंक जो है ये आपको बिल्कुल थर्ड क्लास रिजल्ट दिखाने वाला है और आने वाले टाइम में एकदम आपको ये बैंक बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा। 3 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है ओवरऑल अगर हम बात करें। और इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर 405 करोड़, 419 करोड़ और इस बार 418 करोड़। यानी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ मार्जिनली कम होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो कुछ एक्सपेंस आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। 519 करोड़ या 520 करोड़ अगर आप कहें तो मार्च 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। 660 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने दिसंबर 2020 में दिखाया था और 645 या 646 करोड़ अगर आप कहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मार्च 21 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद प्रोविजनिंग की बात करें तो बैंक ने डेफिनेटली बहुत हायर साइड पे प्रोविजनिंग की है। प्रोविजनिंग जो है वो पहले 412 करोड़ की थी, फिर 482 करोड़ और अब की बार 602 करोड़। तो प्रोविजनिंग की वजह से बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारे अफवाहें जो है वो बाजार में उतार दी गई है और आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि बैंक जो है वो कंटिन्यूअस अपने प्रोविजनिंग बढ़ाएगा और ये सिर्फ इस बैंक के बारे में नहीं, आपको तकरीबन सारे बैंक्स के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो अगर आपको इन अफवाहों पर यकीन है तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि फिर हिंदुस्तान के जितने भी बैंक हैं वो सभी डूबने वाले हैं और पूरा हिंदुस्तान जो है वो बर्बाद होने वाला है। इस तरह की अफवाहों के ऊपर आप जाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं। तो 602 करोड़ के प्रोविजनिंग को देखने के बाद बहुत कुछ है जो आपके दिमाग में आ रहा हो। मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपके घर में कोई बड़ा काम आने वाला होता है और आपको लेट सपोज कोई शादी या कोई बड़ा फंक्शन आने वाला होता है तो आप कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसे जो है वो अपने सेविंग्स में से निकाल कर अलग रखते हैं कि ये बड़ा काम होने वाला है, इसके लिए मैं ये पैसे खर्च करूंगा। डेफिनेटली पेंडेमिक का माहौल है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में लोगों के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे और लोगों का रीपेइंग कैपेसिटी जो है वो डाउन होती हुई दिखाई देगी। एनपीएस भी आप लोगों को उसमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके लिए बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल कर प्रोविजनिंग करता है और वो प्रोविजनिंग बड़ी करने के पीछे रीजन ये है कि हाँ, हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर बड़े प्रोविजनिंग कर लें तो बैंक के ऊपर कोई आने वाले टाइम में बड़ा हिट आता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। अब जैसे आपने कोई बड़ा पैसा जो है वो संभाल कर रख लिया शादी ब्याह में कि क्या पता कौन सा खर्चा कब आ जाए और आप जब वो शादी ब्याह निकल गया तो आप लास्ट में देखते हैं कि नहीं, आपने इतना एस्टिमेट किया था और ये खर्चा हुआ तो आपका पैसा जो है वो बच गया है। आपने ये खर्चे बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर लिए थे या कम एस्टिमेट किए थे, जो भी सिचुएशन होती है। तो ये वो प्रोविजनिंग इस वजह से की गई है। अब एक्सेप्शनल आइटम बैंक के साथ कुछ भी है नहीं और एक्स्ट्रा कुछ भी है नहीं। तो अब जो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज निकल कर आया वो आया 43 करोड़। लास्ट टाइम पे वो था मार्च 2020 में 107 करोड़ और इससे पहले था वो 178 करोड़ दिसंबर 2020 में। तो हायर प्रोविजनिंग की वजह से आपको वो प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया, 43 करोड़ का रह गया। इसके बाद बैंक में के जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं उसका इस क्वार्टर में आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये टैक्स की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। कभी ये टैक्स जो है ये आपको 5000 करोड़ जाता हुआ दिखाई भी दिया था और कभी आपको 48,000 करोड़ की फिगर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईयर एंडेड यहाँ पर एक फिगर, बड़ी सी फिगर लिखी हुई है। ऐसे मतलब टैक्स की फिगर्स जो है वो बैंक के काम में जो टैक्स लगता है उसके ऊपर जाती हुई दिखाई दी थी। तो इस क्वार्टर में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 84-85 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है 127 करोड़ और मार्च 20 में वो प्रॉफिट कितना था, 71 करोड़ या आप कहें 72 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में वो प्रॉफिट कितना था, 130 करोड़। तो 130 करोड़ से 129 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ के आसपास कम ज्यादा। और प्रीवियस मार्च क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छे लेवल पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो सारी एडजस्टमेंट के बाद आपको नजर आ रहा है और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको सेम निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
वो है एनपीएस। एनपीएस की पोजीशन इन्होंने क्या दिखाई है वो हमें यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ईपीएस जो है उसमें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा है और ईपीएस आप देख सकते हैं एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 13.38 था, जो कि अभी आपको 13.77 नजर आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो आपको अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीएस की। तो ग्रॉस एनपीएस आपको नजर आ रहे हैं 2280 करोड़ के थे मार्च 2020 में, 1290 करोड़ के इन्होंने शो किए थे ग्रॉस एनपीएस दिसंबर 2020 में। और आरबीआई की जो आरबीआई का जो फैसला आया था कि अब आप लोग एनपीएस शो कर सकते हैं और अब आप लोग एनपीएस बता सकते हैं, वो एनपीएस आपको नजर आ रहे हैं 4303 करोड़ के। तो एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा हिट जो है वो बैंक के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। और ना सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बल्कि सारे ही बैंकों में आपको एनपीएस के जो परसेंटेज हैं वो ऑलमोस्ट इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आरबीआई ने ये चीज क्लियर की थी कि अभी आप इन अमाउंट्स को एनपीएस घोषित नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को अभी जो आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक जो है वो कोविड से रिलेटेड अलग से प्रोविजनिंग करेंगे, अलग से उसको एक अकाउंट में डालेंगे कि कोविड से रिलेटेड ये उनके एनपीएस हैं या ये उनके जो एसेट्स हैं वो उसको लेकर अलग से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देगी। अमाउंट ऑफ नेट एनपीएस की बात करें तो 808 करोड़ के थे और 320 करोड़ लास्ट दिसंबर 2020 में नजर आए थे और अभी 1883 करोड़ के नेट एनपीएस यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज बढ़कर 4.15% हो गई है और ये बात जो है ये थोड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है। चिंता का विषय है, बट ऐसा कहना कि ये सिर्फ इस एक बैंक के साथ है या ये बैंक जो है ये इकलौता बैंक है जो इन एनपीएस को झेलने वाला है, या अब बैंक जो है वो प्रोविजनिंग नहीं कर पा रहा है, या बैंक के पास वो प्रॉफिट ही नहीं है कि जिसके अंदर से वो प्रोविजनिंग निकाल पाए, तो ये सारी बातें होती है अफवाह जो आप लोगों के अंदर फैलाई जा रही है। अब हम बात करें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांस, एंड अगर आप देखें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांस तो वो 1.86 परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस 1.86% कंपेयर टू 0.94 एंड 0.33%। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.33% इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मार्च 2020 से। अब हम इसको आगे सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। तो सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग एंड अनएलोकेटेड में आपको 8152 करोड़ से बढ़कर 8294 करोड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी मोर और लेस उतने ही थे। तो बैंक का कारोबार जो है वो आपको सेगमेंट वाइज अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन, तो रिजर्व्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर, डिपॉजिट्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर, एंड बोरोइंग्स आपको कम होती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर। इसके बावजूद आपको बहुत सारी अफवाहों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग बैंक से अगर जुड़े गए तो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए। अगर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि कल ये बैंक जो है ये नेक्स्ट मंथ आपको 500 रुपए का होता हुआ दिखाई देगा, तो अगर कोई भी ऐसी कुछ बात बोलता है तो उसके बात को सुनकर आप सडनली इस बैंक में कोई बड़ी बाइंग, बल्क बाइंग ना कीजिए। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये बैंक जो है ये अगले महीने ही आपको 30 रुपए का आता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में प्लीज
कोई भी पैनिक सेलिंग भी आप लोग ना करें, अपने पैसे की वैल्यू को समझे, पहले ही शेयर के बारे में पढ़ने, समझने और स्टडी करने की कोशिश करें। अब हम बैंक के ऊपर चलते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल की बात करें, नेट वर्थ की, तो मार्च 19 में 18,159 करोड़ का नेटवर्थ था, जो अब बढ़कर 20,808 करोड़ का हो गया, यानी 36% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्च 20 से ही कंपैरिजन करें तो 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़। सीईटी रेशियो 13.30 से 15.62%। कैपिटल एडिकेसी रेशियो 13.38 से 16.32%। कासा डिपॉजिट जो है, कासा डिपॉजिट जो होता है करंट एसेट्स एंड सेविंग, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है, वो कंपनी का किस तरह का नजर आता है, और ये कंपनी की किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है कि कासा डिपॉजिट्स बढ़ना किसी भी बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो कासा रेशियो की क्या पोजीशन है, 20 कासा डिपॉजिट्स 20,661 करोड़ के थे मार्च 2020 में, और अब ये 45,896 करोड़ से। अब यहाँ पर आपको बैंक की परफॉर्मेंस कहाँ डाउन होती हुई नजर आ रही है, वो आपको देखना, आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। कासा परसेंटेज 31% से 51.75%, और जो टारगेट रखा गया था कि 30% फाइनेंशियल ईयर 24 तक हम लोग पहुंचेंगे और 50% जो है उसके बाद कोशिश करेंगे। तो बैंक ने ऑलरेडी वो टारगेट जो है वो यहाँ अचीव कर लिया है। एवरेज काशा रेशियो भी 50% से ऊपर है, और परसेंटेज जो है वो भी आपको 51.75% नजर आ रही है। कोर डिपॉजिट जो है वो 47.151% नजर आ रहा है, 50% का टारगेट था, तो वो भी ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। ब्रांचेस, इस समय में ब्रांचेस जो है वो ज्यादा नहीं खुल रही है। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक के हालात है, और ऐसे में बैंक जो है उसके एक्सपेंशन को कुछ हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कंपैरिजन में भी 464 से लास्ट पूरे साल में 596 ब्रांचेस जो है कंपैरेटिवली खोली गई हैं। 800-900 ब्रांचेस का टारगेट इन्होंने किया था बाई 24-25, मतलब और 3 से 4 साल में इनका 800 से 900 का टारगेट है, 596 ये पहुंच गए हैं, तो ऑन ट्रैक चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कस्टमर जिनके डिपॉजिट लेस देन या इक्वल्स टू 5 करोड़ है, ऐसे कस्टमर जो हैं वो इनके 59% से बढ़कर 82% हो गए। तो 80% का इनका टारगेट था, तो वो भी ऑन ट्रैक चलते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप 20 कस्टमर जो इनके हैं और वो 20% थे, और वो अब 8% के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ 5% का आपको इनको वेरिएशन रखना था, और उसमें भी ऑन ट्रैक नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के इनके टारगेट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑन ट्रैक है। बैंक ऑलमोस्ट पोजीशंस पर आपको ऑन ट्रैक काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बावजूद भी आप लोगों को इसके बारे में जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक के ग्रॉस एनपीए जो है वो 4.15% नजर आ रहे हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है, और ये इन्होंने 2 से 2.5% के बीच में रखने का टारगेट बनाया था। लास्ट क्वार्टर तक भी ये मैनेजेबल था, इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में हायर प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दी गई है, जिसका आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से ये चीज़ जो है ये आपको कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि बैंक आप लोगों को और किस फील्ड में काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों से, आप लोग देख सकते हैं बैंक का जो प्राइम लेंडिंग रेट है वो 6.9% कर दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, राइट। तो स्टार्टिंग एट 6.9 टू सेलेक्ट प्राइम सैलरीड कस्टमर ऑफ टॉप कॉर्पोरेट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड
फॉर बाइंग हाउस प्रॉपर्टी। तो होम लोन के लिए जो इनका रेट है वो 6.9% कर दिया है। अफोर्डेबल होम लोन्स देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, न्यू एंड प्री ओन्ड कार्स के लिए ये फाइनेंस करते हैं, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स और बहुत तरह के लोन सेगमेंट्स में ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। माइक्रो इंटरप्राइज में भी माइक्रो इंटरप्राइज लोन भी दे रहे हैं। JLG लोन्स फॉर वुमेन्स, तो ये भी एक बड़ा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इनका बहुत अच्छा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो में शायद आप लोगों के साथ शेयर भी की है, कि IDFC फर्स्ट बैंक भी सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड डिवीजन है उसको बाय करने के लिए लाइन के अंदर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में अगर सिटी बैंक का बिजनेस भी IDFC बैंक के आसपास के पास आता हुआ नजर आता है, तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इस बैंक के अंदर होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो बहुत सारी अफवाहें हैं, अब आपको अपनी स्टडीज भी साथ में कंप्लीट करनी है, चीज़ों को आपको खुद भी समझना होगा, और जैसे जैसे आप चीज़ों को समझ पाएंगे तो आपको उन अफवाहों के बारे में क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो कोई बल्क बाइंग ना करें, ग्रेजुअल बाइंग कर कर चलें, और धीरे धीरे आप अपने पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन क्लियर होती जाती है वैसे वैसे आप बैंक के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरे व्यू की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये बैंक जो है ये एक बड़ा बैंक आपको बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि मैं उस राय से सहमत नहीं हूँ कि बैंक जो है ये आने वाले टाइम में आपको HDFC बैंक या कोई और बैंक बड़ा बैंक बनता हुआ नजर आएगा। हर बैंक की अपनी एक डिफरेंट जर्नी होती है। तो HDFC बैंक बनना जो है वो इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि बैंक जो है वो अपने जिस स्पीड से बैंक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उस स्पीड से और इसी तरह के फैसले लेकर बैंक आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो आने वाले टाइम में आपको इस बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ये आपके पैसे को काफ़ी अच्छे लेवल पर अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली जो लेगेसी लोन्स हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लेगेसी लोन्स हैं उसको लेकर चिंता हमेशा बनी रहती है कि मर्जर से पहले जब IDFC से इसका मर्जर नहीं हुआ था, उस समय से जो लोन ट्रांसफर हुए हैं मर्जर के बाद, उन लोन्स को लेकर मैं हमेशा थोड़ा वरीड रहता हूं कि उन लोन्स में अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली वो एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, अफवाहों से दूर रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।